हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम 2016 का जो कंप्यूटर का पेपर आया था उसे सॉल्व करेंगे। ठीक है। और वीडियो के लास्ट में आप देखिएगा, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको टाइम मैनेज करना है, कितने टाइम में आपको कौन से क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला आपका है बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला है चार्ल्स बेबेज के प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर को जाना जाता है। मतलब चार्ल्स बेबेज ने जो पहला मैकेनिकल कंप्यूटर बनाया था इसे किस नाम से जानते हैं? पॉम टॉप, प्रोसेसर, कैलकुलेटर या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, चार्ल्स बेबेज ने जो पहला मैकेनिकल कंप्यूटर बनाया था उसे हम एनालिटिकल इंजन के नाम से जानते हैं। और एनालिटिकल इंजन इसमें से कोई ऑप्शन नहीं है, तो आपका फोर्थ ऑप्शन ठीक हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। सेकंड क्वेश्चन है कि व्यक्तिगत रूप से प्रयोग होने वाले कंप्यूटर हैं मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, मैन फ्रेम कंप्यूटर या माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर का ऑप्शन नहीं दिख रहा है, लेकिन फोर्थ ऑप्शन है आपका माइक्रो कंप्यूटर। तो याद रखिए, जो व्यक्तिगत रूप से यूज़ करते हैं, मतलब जो हम डेली यूज़ करते हैं, अपने घरों में यूज़ करते हैं, वो होते हैं आपके माइक्रो कंप्यूटर। इन्हें व्यक्तिगत रूप से हम यूज़ करते हैं, तो माइक्रो कंप्यूटर आपका सही आंसर होगा। फोर्थ ऑप्शन जो था आपका वो बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? 14, 13, 12 या 15? तो मैंने कई बार आपको बताया है, तो फंक्शन कीज़ की संख्या होती है आपकी 12। थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। फिर है कि निम्नलिखित में से आउटपुट का माध्यम है, मतलब आउटपुट डिवाइस पूछी गई है। स्कैनर, माउस, प्रिंटर या कीबोर्ड? तो देखिए, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस के बारे में मैंने आपको काफ़ी पढ़ाया है, तो आपको अब तक याद हो जानी चाहिए कि आउटपुट डिवाइस कौन सी है और इनपुट डिवाइस कौन सी है। तो आउटपुट डिवाइस वो होती है जो हमें रिजल्ट देती है। तो इन सभी में रिजल्ट हमें सिर्फ प्रिंटर देता है, क्योंकि प्रिंटर से हम कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दे रहे हैं। ठीक है, कोई निर्देश नहीं दे रहे हैं, हमें रिजल्ट मिल रहा है, प्रिंट आ रहा है हमारे पास, तो वो रिजल्ट है एक तरीके से। तो प्रिंटर यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी जितनी तीनों हैं, स्कैनर, माउस और कीबोर्ड, ये तीनों इनपुट डिवाइस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्सर की मौजूदा स्थिति के बाईं ओर एक करैक्टर को डिलीट करने के लिए प्रयुक्त कुंजी है। मतलब कौन सी ऐसी कुंजी है जिसकी सहायता से हम लोग क्या करते हैं कि बाईं तरफ का हमें कोई अक्षर हटाना होता है, डिलीट करना होता है, तो हम किस कुंजी का यूज़ करते हैं? बैक स्पेस का, डिलीट का, इंसर्ट का या कंट्रोल का? तो याद रखिएगा, जो सही आंसर है वो है आपका बैक स्पेस। पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा यहाँ पर। अब हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है कि एनिमेशन क्या है? ठीक है, तो एनिमेशन के बारे में बताना है। एनिमेशन एक ऐसी तकनीक है जिससे कोई भी चित्र या ऑब्जेक्ट या फिर इमेज जो वास्तव में हिल नहीं सकता है, उसको चलते हुए दिखाते हैं, बोलते हुए दिखाते हैं या कुछ करते हुए दिखाते हैं। ठीक है, दूसरे शब्दों में कहा जाए, किसी रुकी हुई इमेज पर कंप्यूटर की सहायता से जान डाल देना, जिससे वह इमेज कुछ प्रतिक्रिया देने लगे। एनिमेशन प्रस्तुत करने का सबसे आम तरीका एक चलचित्र या वीडियो कार्यक्रम के रूप में इसे प्रस्तुत करना है। तो एनिमेशन आप समझ गए होंगे, काफ़ी मूवी भी आ रही है एनिमेशन के ऊपर। तो इसमें क्या करते हैं, कार्टून्स वगैरह को चलते हुए दिखाते हैं, कहीं उड़ते हुए दिखाते हैं, कहीं कुछ करते हुए दिखाते हैं। तो यही चीज़ एनिमेशन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्पैम किसे कहते हैं? तो देखिए, आजकल जब आप लोग इंटरनेट का यूज़ करते हैं तो देखते हो कि कई जगह कई सारे इमेजेस या लिंक वगैरह आती रहती हैं, जिन पे कहा जाता है आप टच करिए, ठीक है, कुछ करिए। तो ये धोखाधड़ी का साधन होते हैं एक तरीके से। तो इन्हीं चीज़ों को स्पैम कहा जाता है। अब पढ़ लेते हैं कि स्पैम शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले इंटरनेट पर आने जाने वाले अनचाहे या अप्रासंगिक या गुमनाम ईमेल्स के लिए किया गया था। शुरू में स्पैम ईमेल्स सिर्फ विज्ञापन करने के लिए भेजे जाते थे, परंतु बाद में इनका उपयोग और भी कई चीज़ों के लिए किया जाने लगा, जिसमें धोखाधड़ी शामिल है। स्पैम ईमेल्स की खास बात यह है कि ये हमेशा बल्क में भेजे जाते हैं, और ये वह ईमेल्स होते हैं जो रिसीवर को भी पता नहीं चलता कि ये कहाँ से आए हैं। तो आपने अक्सर देखा होगा कि व्हाट्सएप वगैरह पर ज़्यादातर ऐसी लिंक आती रहती हैं जिन्हें ओपन करने के लिए कहा जाता है। तो वो सिर्फ धोखा देने के लिए होता है, धोखे से जुड़ी होती हैं। आप उन पे लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके खाते वगैरह जो भी उससे ऐड होते हैं, तो उनसे काफ़ी रुपए चला जाता है लोगों का। तो ये सिर्फ धोखे के लिए यूज़ होती हैं। तो आप समझ गए होंगे कि स्पैम क्या होता है। तभी कहा जाता है कि ऐसे लिंक्स पर कभी क्लिक नहीं करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने में किसकी सहायता लेते हैं? तो मॉडेम आंसर है इसका, कि कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने के लिए हम लोग मॉडेम की सहायता लेते हैं। पहले लेते थे, अब मॉडेम का यूज़ इतना नहीं है। तो मॉडेम एक हार्डवेयर डिवाइस है जिसका कार्य कंप्यूटर को केबल या कंप्यूटर के माध्यम से डेटा भेजने के लिए किया जाता है। मॉडेम कंप्यूटर या राउटर को ब्रॉडबैंड नेटवर्क से जोड़ता है। तो मॉडेम आप सभी ने देखा होगा, पहले मॉडेम का बहुत यूज़ किया जाता था। चौकोर टाइप का होता है, एक बॉक्स टाइप का। और यूज़ क्या होता है इसका? तो ये क्या करता है, कंप्यूटर को केबल या टेलीफोन के माध्यम से डेटा भेजता है। ठीक है, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक। और ये नेटवर्क यही बनाता है, मॉडेम की सहायता से ही हम नेटवर्क बनाते हैं कंप्यूटर का दूसरे कंप्यूटर से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि बाईमैक्स क्या होता है। ठीक है, बाईमैक्स के बारे में पूछा है।
तो देखिए बाईमैक्स जो है वो एक दूरसंचार तकनीकी है। इस तकनीकी के माध्यम से एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से बिना तारों की सहायता से संपर्क स्थापित कर सकेंगे। वर्तमान में कई देश इस तकनीकी का प्रयोग कर रहे हैं। तो आप समझ गए होंगे बाईमैक्स क्या है, एक दूरसंचार तकनीकी है जिसमें क्या होता है कि बिना तारों के कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ठीक है, एक दूसरे से संपर्क कर सकते हैं बिना तारों के, मतलब वाईफाई वाला सिस्टम है ये। जैसे वाईफाई में बिना तारों के एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं, तो वैसे ही इसमें भी है बाईमैक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर पेज मेकर किस ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंध रखता है। तो याद रखिए जो पेज मेकर है आपका वो 1985 में एडल्स द्वारा एप्पल मैकिनटोश के लिए शुरू किया गया था। मतलब किसके लिए बनाया गया था, तो एडल्स ने बनाया था और ये एप्पल का जो मैकिनटोश सॉफ्टवेयर था उसके लिए बनाया गया था। यह पहले प्रकाशन कार्यक्रमों में से एक था। बाद में इसे विंडोज़ में इस्तेमाल किया गया जिसने विंडोज़ वातावरण को लोकप्रिय बनाने में काफ़ी हेल्प की। ठीक है, यह एडोब सिस्टम द्वारा विकसित किया गया था। किसके द्वारा विकसित किया गया, तो एडोब सिस्टम द्वारा। और आखिरी बार 30 मार्च 2004 को जारी किया गया था। मतलब इसका जो लास्ट वर्जन था वो 30 मार्च 2004 को आया था। तो पेज मेकर के बारे में इतना काफ़ी है। याद रखिएगा किसने बनाया था, तो एडोब सिस्टम द्वारा ये बनाया गया था और इसका लास्ट वर्जन आया था 30 मार्च 2004 को। और पहले किसके लिए बनाया गया, तो एप्पल मैकिनटोश के लिए बनाया गया, लेकिन बाद में इसे विंडोज़ में भी यूज़ किया गया था और विंडोज़ को काफ़ी इसने फेमस बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विंडोज़ डेस्कटॉप पर किसके द्वारा विभिन्न एप्लीकेशंस और डॉक्यूमेंट्स को दर्शाते हैं। तो याद रखिए जो आइकन्स होते हैं, आइकन्स के द्वारा हम लोग विभिन्न एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट्स को कंप्यूटर पर दर्शाते हैं। तो विंडोज़ आप सभी ने देखा होगा, जब डेस्कटॉप पर हम देखते हैं तो आपने माई कंप्यूटर देखा होगा, रिसाइकिल बिन देखा होगा, ठीक है, इंटरनेट एक्सप्लोर देखा होगा, काफ़ी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो वो सारी आइकन्स द्वारा दर्शाई जाती हैं। ठीक है, तो किसके द्वारा दर्शाई जाती हैं, आइकन्स के द्वारा, आइकन्स कहलाते हैं वो। अब हम करेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न। क्वेश्चन है आपका कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में एक्सप्लोरर क्या है, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो विंडोज़ इंटरनेट एक्सप्लोरर के बारे में आप सभी ने सुना होगा। ये एक ग्राफिकल वेब ब्राउज़र है, ठीक है, जिसका विकास माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने किया है। तो अगर पूछा जाए कि माइक्रोसॉफ्ट जो विंडोज़ एक्सप्लोरर है वो किसने बनाया है, तो वो बनाया है आपका माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने। इंटरनेट एक्सप्लोरर एक वर्ल्ड वाइड बेस्ड ब्राउज़र है जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आता है। ठीक है, तो इतना पता लग गया आपको। उपयोग देख लेते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट जो इंटरनेट एक्सप्लोरर है इसका यूज़ कहाँ करते हैं। तो यह एक इंटरनेट ब्राउज़र है जो यूजर्स को इंटरनेट पर वेब पेज देखने की अनुमति देता है। यूजर्स स्ट्रीमिंग सामग्री को सुनने और देखने, ऑनलाइन बैंकिंग को एक्सेस करने, इंटरनेट पर ख़रीदारी करने और बहुत कुछ करने के लिए इंटरनेट एक्सप्लोर का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आप सभी को पता होगा जब गूगल क्रोम आया, तो गूगल क्रोम जब नहीं था तो उससे पहले इंटरनेट एक्सप्लोर बहुत ज़्यादा यूज़ होता था। आप देखते हो काफ़ी टाइम तक वो घूमता रहता था, काफ़ी धीमे वर्क करता था। ठीक है, फिर इसे हटा दिया गया विंडोज़ की तरफ से। उसके बाद गूगल क्रोम आया है आपका। अब ये सबसे ज़्यादा जो यूज़ हो रहा है वो गूगल क्रोम है, लेकिन इससे पहले क्या यूज़ होता था, तो इंटरनेट एक्सप्लोर यूज़ होता था। जो काम हम गूगल क्रोम पे करते हैं भाई एक्सप्लोर पे करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्क्रॉल बार की उपयोगिता बताइए। ठीक है, स्क्रॉल बार के बारे में आपने सभी ने सुना होगा कि स्क्रॉल बार क्या होता है। तो जब आप कंप्यूटर पर काम करते हो तो कंप्यूटर पर काम करते करते अपने कंप्यूटर के स्क्रीन को कंप्यूटर माउस में लगा व्हील बटन, आपने देखा जो माउस में बटन लगी होती है गोल गोल, ठीक है, तो उसे ऊपर नीचे करते हो तो वो क्या होता है, जो स्क्रीन है वो ऊपर नीचे जाती है। तो स्क्रॉल बटन का कार्य आप समझ गए होंगे कि उसको नीचे ऊपर करने के लिए स्क्रीन को स्क्रॉल बटन की सहायता ली जाती है। जब आप कंप्यूटर के अंदर किसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पर काम करते हो तो उस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर राइट या लेफ्ट में एक स्लाइड होती है। ठीक है, नीचे साइड में होती है स्लाइड, तो उसे राइट कर सकते हैं, लेफ्ट कर सकते हैं स्क्रीन को, तो उसे ही स्क्रॉल बार कहते हैं। इस स्क्रॉल बार से आप सॉफ्टवेयर के डॉक्यूमेंट्स पेज को ऊपर नीचे की ओर कंटेंट देखने के लिए उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो आप क्या करते हैं स्क्रॉल बार का यूज़ स्क्रीन को ऊपर नीचे करने के लिए, साइड वाइड करने के लिए। ठीक है, तो स्क्रॉल बार और स्क्रॉल बटन का यूज़ करते हैं। तब आप समझ गए होंगे जब कंटेंट काफ़ी बड़ा होता है, पेज काफ़ी बड़ा होता है, तो ऊपर से नीचे जाने के लिए हम लोग स्क्रॉल बार का यूज़ करते हैं। और ये किस में होती है, तो माउस में यूज़ होती है। ठीक है, माउस में लगी होती है। अब तो पहले क्या होता था कि स्क्रीन के साइड में वो खुद ही देते थे स्क्रॉल बार, तो आप ऊपर से नीचे कर सकते थे कर्सर की सहायता से। लेकिन अब क्या कि अब माउस में ही व्हील लगा होता है तो आप उसकी सहायता से ऊपर नीचे कर सकते हैं स्क्रीन को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ऑपरेटिंग सिस्टम को समझाइए। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम को आपको समझाना है। मैंने काफ़ी अच्छे से आपको समझाया भी था, फिर से समझा देता हूँ कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। तो ये छोटे छोटे सॉफ्टवेयर का समूह होता है जिनकी सहायता से कंप्यूटर कार्य करने की स्थिति में आता है। मतलब ये क्या करता है, सबको कंट्रोल करता है कंप्यूटर। ठीक है, सामान्यतः ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का नियंत्रित कार्यक्रम है जो कंप्यूटर पर नियंत्रण रखता है। ऑपरेटिंग सिस्टम को मास्टर कंट्रोल प्रोग्राम भी कहते हैं क्योंकि यह कंप्यूटर से जुड़ी विभिन्न डिवाइस पर नियंत्रण रखता है। मतलब जितने भी चीज़ें कंप्यूटर से जुड़ी होती हैं सबको कंट्रोल कौन करता है, तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल करता है। चाहे वो कीबोर्ड हो, चाहे वो माउस हो, चाहे स्कैनर हो, चाहे डेस्कटॉप हो, कुछ भी चीज़ हो, वो ऑपरेटिंग जो सॉफ्टवेयर होता है या सिस्टम होता है वही सबको
कंट्रोल करता है, ऑपरेट करता है। ठीक है, और ये है क्या, तो छोटे छोटे सॉफ्टवेयर का समूह है जिसकी सहायता से कंप्यूटर क्या करता है, तो कार्य करने की स्थिति में आता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आप समझ गए होंगे क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम किसे कहते हैं। और ये जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में जो मैनेजमेंट है ना, जो मैनेज करता है, तो ये यही करता है, दोनों के बीच में समन्वय बना के रखता है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर के विभिन्न अंगों को निर्देश देता है। तो ये भी याद रखिए, कंप्यूटर के विभिन्न अंगों को निर्देश कौन देता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम देता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य क्या होते हैं, तो रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है, तो जितने भी रिसोर्स हैं उन्हें मैनेज करने का कार्य किसका है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का है। प्रोसेस करने का कार्य किसका है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम को। ठीक है, डाटा मैनेजमेंट का कार्य किसका है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का है। और सिक्योरिटी कौन देता है, जो आपका डेटा सेव होता है उसमें, उसे सिक्योरिटी कौन प्रदान करता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। तो ये सारे कार्य ऑपरेटिंग सिस्टम के हैं। तो आप 2 नंबर में इतना लिख सकते हैं। अगर आप और थोड़ा बढ़ाना चाहते हैं तो इनके अंदर भी थोड़ा थोड़ा लिख सकते हैं कि हर चीज़ को मैनेज करता है, मेमोरी को सारा कौन मैनेज करता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। इनपुट आउटपुट डिवाइस के बीच में समन्वय कौन बनाकर चलता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है। तो ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में कंट्रोल की के क्या कार्य है। तो कंप्यूटर के कीबोर्ड में कंट्रोल की होती है, उसके कार्य पूछे गए हैं। तो कंप्यूटर में कंट्रोल की एक महत्वपूर्ण की है। इस की के द्वारा कंप्यूटर के अंदर शॉर्टकट्स की का उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर के अंदर ऐसी बहुत सी शॉर्टकट कीज़ हैं जिनका उपयोग कंप्यूटर लैपटॉप में करने के लिए कंट्रोल की का उपयोग करना अनिवार्य हो जाता है। कंट्रोल की कंप्यूटर के कीबोर्ड में लेफ़्ट साइड और राइट साइड दोनों जगह पर मिलती है और दोनों ही जगह एक ही काम करती है। आप कंप्यूटर लैपटॉप में कंट्रोल की को सिंगल यूज़ नहीं कर सकते, मतलब खाली कंट्रोल की का कोई यूज़ नहीं है। ठीक है, उसके साथ आपको कोई ना कोई की दबानी पड़ेगी, तब कंट्रोल की का यूज़ होगा। कंप्यूटर में कंट्रोल की सिंगल यूज़ उपयोग हो जाए ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता कि सिंगल आप यूज़ कर लें उसे। आपको कंट्रोल की उपयोग करने के लिए कीबोर्ड में कोई भी एक न्यूमेरिक की या अल्फ़ाबेट की का उपयोग करना ज़रूरी होता है। तो देखिए कंट्रोल की का क्या यूज़ है, तो शॉर्टकट्स जितने भी कंप्यूटर में बनाए गए हैं कीबोर्ड से रिलेटेड, तो जितने भी शॉर्टकट बनाए गए हैं वो सिर्फ कंट्रोल की सहायता से ही आप कर सकते हो उन्हें यूज़। ठीक है, जैसे क्या है कि कंट्रोल ए आप दबाएंगे तो पूरा पैराग्राफ जितना भी होगा वो सारा कॉपी हो जाएगा, मतलब सिलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल बी दबाएंगे तो पेस्ट हो जाएगा, कंट्रोल एक्स दबाएंगे तो कट हो जाएगा। तो ऐसे करके हर चीज़ का अलग अलग है, समझ रहे हैं ना। तो कंट्रोल की का यूज़ बेसिकली क्या है, तो हम लोग शॉर्टकट्स के लिए यूज़ करते हैं इसे कंट्रोल की को। और खाली कंट्रोल की का आप कोई यूज़ नहीं कर सकते, कंट्रोल की के साथ आपको कोई ना कोई बटन दबानी पड़ेगी, चाहे ऊपर फंक्शन की हो चाहे आपकी अल्फ़ाबेट की हो। तो सारे की सभी का शॉर्टकट जो काम करता है वो कंट्रोल की के साथ ही करता है। देखिए यहाँ पर कुछ शॉर्टकट मैंने आपको दिए भी हैं। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन ये आता है तो पहले तो कंट्रोल की के बारे में आपको लिखना है जो मैंने आपको बताया, उसके बाद आपको कुछ शॉर्टकट्स की बतानी है। ठीक है, कंट्रोल का यूज़ कैसे कैसे करते हैं। तो अगर आप कंट्रोल सी का यूज़ करते हैं, कंट्रोल के बाद सी दबाते हैं, ठीक है, कंट्रोल दबा रहे हैं और सी दबाएंगे तो क्या होगा, जो टेक्स्ट होगा वो कॉपी हो जाएगा। जैसे आपने किसी चीज़ को सिलेक्ट किया, अब उसे आप कॉपी करना चाहते हैं तो कंट्रोल सी का यूज़ करेंगे। कंट्रोल बी की सहायता से क्या होता है, जो भी आपने कॉपी किया था उसे आप पेस्ट कर सकते हैं। कंट्रोल एक्स की सहायता से क्या होता है कि किसी भी टेक्स्ट को या शब्दों को कट करने के लिए हम लोग कंट्रोल एक्स का यूज़ करते हैं। अगर आप कंट्रोल एन दबाते हैं तो क्या होता है कि नया डॉक्यूमेंट पेज खुल जाता है। ठीक है, अगर आपको कभी भी नया डॉक्यूमेंट पेज खोलना है तो कंट्रोल एन का यूज़ कर सकते हैं। कंट्रोल ए की सहायता से क्या होता है, तो मैंने आपको बताया कि जितनी भी आपने चीज़ें लिखी हैं उन सभी को सिलेक्ट करने के लिए हम लोग कंट्रोल ए का यूज़ करते हैं। और कंट्रोल पी का यूज़ क्यों करते हैं, तो प्रिंट करने के लिए। जैसे क्या है कि आपने कोई भी डॉक्यूमेंट्स बनाया है, ठीक है, लिखा है, आपको उसे प्रिंट चाहिए तो आप सीधे कंट्रोल पी दबा सकते हैं। ठीक है, तो वो प्रिंट का ऑप्शन आ जाता है एकदम स्क्रीन पर। तो ये थे कंट्रोल की के कुछ उपयोग और शॉर्टकट। ठीक है, तो इन्हें आप याद रख लीजिए क्योंकि कई बार पूछ लेता है ऑब्जेक्टिव वगैरह में कि कंट्रोल एक्स का यूज़ आप क्यों करते हैं, कॉपी करने के लिए, पेस्ट करने के लिए, सिलेक्ट करने के लिए। ऐसे करके 4 ऑप्शन देगा, आपको एक सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे मैंने वही शॉर्टकट किए आपको यहाँ पर दिए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रोम का पूरा नाम लिखिए, इसकी विशेषता संक्षेप में समझाइए। ठीक है, तो रोम जो मेमोरी होती है उसके बारे में पूछा गया है। तो देखिए रोम का पूरा नाम होता है आपका रीड ओनली मेमोरी। क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। रैम का पूरा नाम क्या होता है, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर रोम का पूछा गया तो याद रखिए रीड ओनली मेमोरी इसे कहते हैं। और यह क्या करती है, किसे दर्शाती, तो ये कंप्यूटर चिप को दर्शाती है जिसमें क्या डेटा होता है, तो स्थायी जो परमानेंट डेटा होता है और अर्धस्थायी डेटा को। ठीक है, तो इन दोनों डेटा को ये दर्शाता है। ठीक है, रैम के विपरीत क्या होता है कि रोम जो होता है नॉन वॉलेटाइल होता है। आपके द्वारा अपना कंप्यूटर बंद करने के बाद भी रोम की कंटेंट बनी रहेगी। रैम में क्या होता है कि तब तक कार्य करता है जब तक कंप्यूटर चल रहा है, ऑन है। ठीक है, तब तक वो चीज़ें बनी रहेंगी, इसमें मेमोरी में सेव रहेंगी। लेकिन जैसे ही आपने मेमोरी जैसे ही शट डाउन किया आपने, ठीक है, कंप्यूटर को बंद किया, शट डाउन किया, तो जितनी भी रैम में चीज़ें सेव रहती हैं वो सारी चली जाती हैं। लेकिन रोम में क्या होता है कि जो चीज़ें सेव हो जाती हैं वो हमेशा के लिए सेव बनी रहती हैं। ठीक है, तो रोम की ये खासियत है।
रोम का मतलब रीड ओनली मेमोरी है। वह मेमोरी जिसे हम केवल पढ़ सकते हैं लेकिन उस पर लिख नहीं सकते। एक रोम ऐसे निर्देश संग्रहित करता है जो कंप्यूटर शुरू होने के लिए आवश्यक हैं। मतलब ऐसे इंस्ट्रक्शन इसमें स्टोर होते हैं पहले से, जो कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए आवश्यक होते हैं। ये जो बताते हैं इसे कि क्या पहले करना है, जैसे स्टार्ट पहले किया उसके बाद कौन सा इंस्ट्रक्शन देंगे तो कौन सा कार्य करना है, तो ऐसी चीज़ें इसमें स्टोर होती हैं। रोम चिप्स का उपयोग केवल कंप्यूटर में ही नहीं बल्कि वॉशिंग मशीन में और माइक्रोवेव ओवन जैसी अन इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं में भी किया जाता है। ठीक है, तो अगर पूछा जाए रोम का प्रयोग और कहाँ कहाँ कर सकते हैं, तो हम लोग वॉशिंग मशीन में भी रोम का यूज़ करते हैं। आपको देखते होंगे डिजिटल ऊपर जो दिखता है स्क्रीन, तो उसमें रोम का यूज़ होता है। और माइक्रोवेव जो ओवन होता है उसमें भी हम इसका यूज़ करते हैं। तो ये हो गया रोम के बारे में। अब हम रोम की विशेषताएं देख लेते हैं कि क्या क्या विशेषताएं हैं रीड ओनली मेमोरी की। तो पहला है, नेचर में नॉन वोलेटाइल होती है। मतलब इसमें आप परिवर्तन नहीं कर सकते बार बार। ठीक है, एक बार आपने जो इंस्ट्रक्शन इसमें सेव कर दिए तो वही बने रहते हैं। जैसे आपने बता दिए कि इस बटन से आपको कंप्यूटर ऑन होना है तो वो होगा उसी बटन से। ठीक है, तो इसमें जो चीज़ें होती हैं, इंस्ट्रक्शन होते हैं, निर्देश होते हैं, वो हमेशा सेव रहते हैं। इसमें आप चेंजमेंट नहीं कर सकते। तो नेचर में ये नॉन वोलेटाइल होते हैं। सेकंड है, कैन नॉट बी चेंज बाई मिस्टेक। मतलब आप इसे बार बार बदल नहीं सकते। ठीक है। थर्ड है इसका कि रोम की तुलना में काफ़ी सस्ता है। तो जो रैम होती है, रैम काफ़ी महंगी होती है रोम की बदौलत। ठीक है, रोम काफ़ी सस्ती है और रैम काफ़ी महंगी है अगर दोनों की तुलना की जाए तो। फिर है फोर्थ कि परीक्षण करने में आसान है। तो रोम पर आप बार बार परीक्षण कर सकते हैं और काफ़ी आसान है इसमें परीक्षण करना। फिफ्थ है आपका कि रैम से अधिक विश्वसनीय है। ठीक है, तो रैम पर आप इतना भरोसा नहीं कर सकते लेकिन रोम पर आप अच्छा खासा भरोसा कर सकते हैं। फिर है स्टैटिक और ताज़ा करने की आवश्यकता नहीं है। मतलब काफ़ी शुद्ध हिंदी लिखी है तो कन्फ्यूज मत होना। इसका मतलब है रिफ्रेश करना। आप क्या करेंगे, रैम को आपको रिफ्रेश करने की ज़रूरत पड़ती है लेकिन रोम को आपको रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो ये थी कुछ रोम की विशेषताएं। आप इन्हें याद कर लीजिएगा। रोम के बारे में थोड़ा जो मैंने आपको पहले बताया उसके बारे में थोड़ा पढ़ लीजिएगा और ये पॉइंट्स काफ़ी रहेंगे। ठीक है, एक नंबर में आ सकता है। और हाँ, रैम के और रोम के बीच जो डिफरेंस होता है उसे भी अच्छे से देख लेना क्योंकि क्वेश्चन जरूर बनेगा उससे। रैम और रोम के बीच में जो डिफरेंस होता है उसके ऊपर क्वेश्चन हमेशा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इंकजेट एवं लेज़र प्रिंटर में मुख्य अंतर समझाइए। ठीक है, तो इंकजेट और लेज़र प्रिंटर में क्या अंतर होता है ये पूछा गया है। प्रिंटर एक ऐसी डिवाइस है, पहले तो प्रिंटर जान लेते क्या चीज़ है। तो प्रिंटर एक ऐसी डिवाइस है जो कंप्यूटर की टेक्स्ट और ग्राफिक्स अथवा अन्य किसी फाइल की सॉफ्ट कॉपी को प्रिंट करके उसे हार्ड कॉपी बनाता है। तो आप देखते होंगे कंप्यूटर में जो भी काम आप कर रहे हैं वो सॉफ्ट कॉपी कहलाता है, लेकिन जब उसे प्रिंट करके प्रिंटर हमें देता है तो वो हार्ड कॉपी होती है। काम के हिसाब से मार्केट में आपको प्रिंटर की बहुत सारी वैरायटी मिल जाएंगी, लेकिन आमतौर पर इंकजेट प्रिंटर और लेज़र प्रिंटर का उपयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है। ठीक है, प्रिंटर तो काफ़ी मिलते हैं मार्केट में लेकिन सबसे ज़्यादा जो यूज़ होते हैं वो इंकजेट प्रिंटर और लेज़र प्रिंटर यूज़ किया जाता है। तो अब इनके बारे में जो अंतर है वो जान लेते हैं कि क्या क्या इनके बीच में डिफरेंस देख लेते हैं। पहला है कि इंकजेट प्रिंटर बहुत सस्ते होते हैं, जबकि लेज़र जो प्रिंटर होता है वो इंकजेट प्रिंटर से काफ़ी महंगा होता है। ठीक है, पहला पॉइंट समझ में आ गया कि जो इंकजेट प्रिंटर है वो काफ़ी सस्ता है, जबकि लेज़र प्रिंटर है वो इंकजेट के मुकाबले काफ़ी महंगा है। सेकंड पॉइंट है कि इंकजेट प्रिंटर में एक नोज़ल होता है जिसमें से कागज़ पर इंक को स्प्रे किया जाता है और वह प्रिंट हो जाता है। तो इसमें क्या होता है कि स्प्रे के माध्यम से जो होता है कागज़ को प्रिंट किया जाता है। इसमें क्या लगा होता है, इंकजेट प्रिंटर में एक नोज़ल लगा होता है जिससे कि कागज़ पर इंक को स्प्रे किया जाता है। मतलब जो कागज़ लगा होता है उस पर स्प्रे करते हैं और कागज़ प्रिंट हो जाता है। लेकिन लेज़र प्रिंटर में नोज़ल नहीं होती। ठीक है, इसमें लेज़र लाइट के ज़रिए काम होता है, तो इसमें कोई नोज़ल नहीं होती। थर्ड पॉइंट है आपका कि इंकजेट प्रिंटर में कैटरिएज में लिंक लिक्विड फॉर्म में होती है जो लंबे समय तक इस्तेमाल ना होने पर सूख जाती है। ठीक है, तो लेज़र प्रिंटर क्या है कि काफ़ी टाइम तक अगर इसे यूज़ ना किया जाए तो इसमें जो इंक होती है, ठीक है, तो कैटरिएज में इंक होती है वो सूख जाती है। लेकिन लेज़र प्रिंटर में क्या होता है कि ऐसा कुछ नहीं होता। लेज़र प्रिंटर में इंक डोनर या पाउडर के रूप में होती है, या लंबे समय तक इस्तेमाल ना करने पर भी सूखती नहीं है। ठीक है, तो इसमें पाउडर के रूप में होती है इंक, और ये लंबे समय तक आप यूज़ नहीं करेंगे तब भी ये सूखेगी नहीं। फिर जो चौथा पॉइंट है आपका वो है कि इंकजेट प्रिंटर की कार्ट्रिज की रिफिलिंग जो होती है वो काफ़ी महंगी होती है। ठीक है, इसे भरना और इसे रिपेयर कराना तो ये काफ़ी महंगा पड़ता है। लेकिन जो आपका लेज़र प्रिंटर है इसमें इंक लंबे समय तक चलती है, इसलिए इसको बार बार भरने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ती। ठीक है, लंबे समय तक इंक चल रही है तो क्यों आप उसे भरवाएंगे, तो ये ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद क्या है कि जो इंकजेट प्रिंटर होते हैं ये सस्ते होते हैं, लेकिन इसके प्रयोग करने में काफ़ी खर्चा आ जाता है क्योंकि रखे रखे फिर ख़राब हो गई, कहीं इंक सूख गई। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है इसमें। लेकिन लेज़र प्रिंटर को क्या है, जब आप खरीदेंगे तब महंगा पड़ेगा। ठीक है, तब पहली बार में ही महंगा पड़ता है, लेकिन
आप इसे लंबे समय तक यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बहुत कम खर्चा आता है इसमें, बाद में कोई ना के बराबर खर्चा है, लेकिन बस स्टार्टिंग में खर्चा पड़ता है क्योंकि महंगे बहुत आते हैं। तो ये कुछ 5 डिफरेंस थे, तो इन पाँचों पॉइंट को आप याद रख लीजिएगा, काफ़ी आसान है, याद भी हो जाएंगे। और प्रिंटर के बीच में कोई ना कोई डिफरेंस पूछा ही जाता है। ठीक है, तो याद कर लीजिएगा इसे अच्छे से। अब लास्ट क्वेश्चन रह गया है कि पेन ड्राइव क्या है और इसके उपयोग लिखिए। तो पेन ड्राइव के बारे में लिखना है। पेन ड्राइव एक ऐसा स्टोरेज डिवाइस है जिसका इस्तेमाल फाइल्स को ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है। इसे और क्या कहते हैं, तो इसे कॉमनली यूएसबी फ्लैश ड्राइव भी कहा जाता है। ये एक पोर्टेबल डिवाइस है। पोर्टेबल मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान इसे आसानी से ले जा सकते हैं, जिसका मतलब ये है कि इसे आसानी से ट्रांसफ़र किया जा सकता है एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक। ठीक है, आप जेब में डाल सकते हैं, इसे हाथ में पकड़े पकड़े ले जा सकते हैं। तो काफ़ी छोटा होता है ये, तो आसानी से इसे एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा सकते हैं। इसका डिज़ाइन बहुत ही कॉम्पैक्ट होता है। और ये पेन मतलब जो आपकी जो आपने देखा होगा ना, पेन होती, पेंसिल होती, तो उसकी शेप में ये दिखाई देता है, इसलिए इसे पेन ड्राइव के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसे पेन ड्राइव क्यों कहते हैं, क्योंकि पेन की शेप का होता है, इसलिए इसे हम पेन ड्राइव कहते हैं। अब पेन ड्राइव की विशेषताएं देख लेते हैं। देखिए, विशेषताएं पूछी नहीं गई, लेकिन मैंने इसलिए लिखी क्योंकि क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा गया है। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको बड़ा लिखना पड़ेगा। अगर कुछ चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं 2 नंबर के क्वेश्चन में, ठीक है, लेकिन जो पूछा जा रहा है उसे तो ज़रूरी लिखिएगा। तो विशेषताओं में क्या है कि ये बहुत सारी मटेरियल से बनती है, जैसे प्लास्टिक है, मेटल है, तो काफ़ी चीज़ों से ये बनती है जो आपकी पेन ड्राइव है, इसलिए ये काफ़ी हल्की भी होती है। ठीक है, जो हल्का मेटल होता है उससे ये बनाई जाती है। दूसरा है कि इसकी कैपेसिटी 512 एमबी से 128 जीबी तक होती है। तो आप सोच लीजिए कितना ज़्यादा डेटा ये स्टोर कर सकता है। 128 जीबी आजकल के मोबाइलों में भी इतना नहीं मिलता है। ठीक है, उतना डेटा ये स्टोर कर सकती है। और इसे पावर कहाँ से मिलती है, तो यूएसबी पोर्ट से मिलती है इसे पावर। तीसरा है कि ये बहुत ही पोर्टेबल होता है, जिससे इसे कहीं भी और कभी भी इस्तेमाल किया जा सकता है और कहीं भी आप ले जा सकते हैं। ठीक है, पोर्टेबल है, छोटी सी होती है। ठीक है, उंगली के बराबर है, आप कहीं भी ले जा सकते हैं इसे। तो ये हो गई इसकी विशेषताएं। अब हम पेन ड्राइव के उपयोग देख लेते हैं कि इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो पहला है कि व्यक्तिगत डेटा जमा करना। तो आप क्या करते हैं, जो व्यक्तिगत डेटा होता है, पर्सनल डेटा होता है, उसे जमा करने के लिए, उसे स्टोर करने के लिए आप पेन ड्राइव का यूज़ करते हैं। यूएसबी पेन ड्राइव का सबसे आम उपयोग आपकी फ़ाइलों, जैसे कि दस्तावेज, ठीक है, जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपके होते हैं, फ़ोटोज़ वगैरह, वीडियोज़ वगैरह, उन्हें ट्रांसफ़र करने के लिए और उन्हें स्टोर करने के लिए आप पेन ड्राइव का यूज़ करते हैं। और आप सभी ने यूज़ किया होगा, मूवी वगैरह आप लेने जाते थे मार्केट से, तो पेन ड्राइव का आपने बहुत यूज़ किया होगा। ठीक है, दूसरा क्या है कि इसका उपयोग हम डेटा को सेव करने या बैकअप लेने के लिए करते हैं। ठीक है, कुछ फ़ोटोज़ वगैरह ऐसी होती है ना, तो हम क्या करते हैं, पेन ड्राइव में उसे स्टोर कर लेते हैं कि अगर मान लीजिए मोबाइल से डिलीट हो गई तो कम से कम पेन ड्राइव में तो होंगी, तो हम लोग उसका बैकअप लेने के लिए इसका यूज़ करते हैं, जैसे कि पिक्चर्स है, वीडियो है, डॉक्यूमेंट्स है, फाइल्स वगैरह। ठीक है, इसी के साथ आप किसी भी प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर को डायरेक्ट पेन ड्राइव के अंदर इंस्टॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसके उपयोग हैं। तो उपयोग आपने पढ़ लिए, तो पेन ड्राइव का यहीं पे एंड होता है और ये वीडियो भी यहीं पे कंप्लीट होती है। तो 2016 का पेपर भी हमने पूरा कंप्लीट कर लिया कंप्यूटर का। तो देखिए, इतने ही क्वेश्चन आएंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, बस ये रहता है कि थोड़ा सा घूम जाते हैं, फिर थोड़ा सा घुमा देते हैं। तो बस इन्हीं टॉपिक में से आना है, ज़्यादा आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना। तो बस तैयारी करते रहिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं। एक बार तो क्वेश्चन आ गया था कि फेसबुक से आप क्या समझते हैं, तो फेसबुक के बारे में आपको लिखना है। आप रोज़ चलाते, लेकिन आप फेसबुक के बारे में लिखने को आ जाएगा तो आप नहीं लिख पाएंगे। तो सरल चीज़ें आती हैं, बस आपको दिमाग चलाना है। तो ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।